राम की वजह से उसको नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ मुहर्रम का एहतराम करते हुए कोई बहुत बड़ी सेलिब्रेशन नहीं कर रही है। लेकिन शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो कि इस मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म थी और उनको दुख्तर मशरिक़ का लक़ब भी दिया गया, डॉटर ऑफ द ईस्ट उनको मोहतरमा को कहा जाता था। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो जमहूरियत के लिए जदोजहद थी, जो मार्शल लॉ के अदवार में जिस तरीके से उन्होंने डट कर डिक्टेटर का मुकाबला किया और जिस तरीके से उन्होंने कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त की और जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जमहूरी इक़्तिदार के लिए और लोगों के लिए जदोजहद की, उसकी इस पूरे खित्ते में कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ख़वातीन के लिए फ़र्स्ट वुमेन बैंक हो, ख़वातीन के लिए वुमेन पुलिस स्टेशन हो, ख़वातीन के लिए लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम हो, या ख़वातीन की एम्पावरमेंट के लिए जो जदोजहद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने की और पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए जो उन्होंने जदोजहद की, और जिस तरीके से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा अपने वालिद कायद अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के मिशन को आगे लेकर चली। ये उस वक्त के जनरेशन को तो पता है, लेकिन आज की जनरेशन जिन्होंने शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को नहीं देखा हुआ है, उनको ये चीज़ बताने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान में इतनी निडर लीडर, इतनी निडर खातून लीडर और इतनी निडर पूरे दुनिया की अजीम लीडर जो है वो हमारी कायद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। हमें दुनिया में पाकिस्तान की जो पहचान थी, अगर आप कहीं बाहर जाते थे तो जब बोलते थे आप शुरू में कोई कहाँ से आए हैं, तो जब आप बोलते थे पाकिस्तान से आए तो कहते थे कि जो बेनज़ीर भुट्टोज़ कंट्री। तो इस हद तक जो है पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान की पहचान जो है वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को समझती थी। तो आज हम नहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को। और मैं समझता हूँ कि ये एक हम सब के लिए, हमारे नौजवान नस्ल के लिए कि ऐसे निडर बहादुर लीडर जिनको जब पाकिस्तान आई 18 अक्टूबर को उनको थ्रेट्स भी थे और थ्रेट्स के बावजूद पाकिस्तान आई अपनी मुल्क में जमहूरियत के लिए, और फिर उनमें उन बुज़दिलों ने, उन दहशतगर्दों ने उनको पिंडी में शहीद किया। तब भी मोहतरमा को थ्रेट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपने अवाम से दूर नहीं रहूँगी। तो पाकिस्तान में, और वाहिद अगर कोई सियासी जमात पाकिस्तान में, अब आजकल भले कितनी भी जमातें बन जाएं, कितनी भी जमातें अपने नए नज़रिए दे दें, लेकिन वाहिद जमात पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने जो है वो जान के नजराने दिए। इसके अलावा पाकिस्तान में कोई ऐसी जमात नहीं जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप ने जान के नजराने दिए हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो इस पूरे पाकिस्तान की वाहिद सियासी जमात है जिसने जमहूरियत के लिए, अवाम के हुकूक के लिए, जिसकी लीडरशिप ने अपने जान के नजराने दिए। तो ये क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। तो आज के दिन में हम उनको खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आज एक और पाकिस्तान के लिए एक अहम दिन है। जैसे कि आपके इल्म में है कि जो अमन के लिए जो पाकिस्तान की कोशिशें थी, अमन के लिए पाकिस्तान ने जो किरदार अदा किया, उसकी जो है साइनिंग्स भी हो गई, लेकिन अब उसकी जो उसका जो एक और फॉर्मेलिटी वो पूरी होने जा रही है आज और कल में। तो ये भी पाकिस्तान के लिए नहायत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम सलाम पेश करेंगे अपनी पूरी पाकिस्तान की लीडरशिप को, और ख़ुसूसी तौर पे मैं कहूँगा कि इसमें सबका रोल रहा है। ख़ुसूसी तौर पर हमारे जो चीफ़ ऑफ डिफेंस सर्विसेज जनरल आसिम मुनीर साहब, उनकी बहुत ज़बरदस्त किस्म का उनका रोल रहा है। मुल्क के तमाम सियासी क़यादत, प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं मोहसिन नकवी साहब वो हों, पूरे पाकिस्तान की पूरी सियासी क़यादत की, अपोजिशन को भी मैं बोलूँगा उनको भी सबको हम मुबारकबाद पेश करते हैं कि आज पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जिस तरीके से हमारे दुश्मन ममालिक चाहते थे कि हम पे कोई
और ठप्पा लगे। आज पूरे दुनिया में पाकिस्तान को एक अमन का मुल्क के तौर पर जो है वो पहचाना जाता है कि हम पीस लवर हैं। हम वो मुल्क हैं जिसने दुनिया में बड़े जो वो ममालिक जिनके आपस में बड़े मसले थे उनको आपस में एक टेबल पे बिठा के उनको हमने जो है वो बातचीत करवा रहे हैं और उनको हम लोग जो है वो मसाइल हल करा रहे हैं। हम अमन लेके आ रहे हैं, पूरी दुनिया में अमन लेके आ रहे हैं। और इस अकॉर्ड का नाम भी उन्होंने इस्लामाबाद अकॉर्ड के नाम से किया है। तो इस्लामाबाद की आज पूरे दुनिया में जो पहचान है वो हमारी मौजूदा क़यादत की वजह से है। तो मैं सबको मुबारकबाद पेश करूँगा। मैंने कहा मैं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी मुबारकबाद पेश करूँगा, मैं चीफ ऑफ हमारे जो डिफेंस सर्विसेज हैं जनरल आसिम मुनीर साहब उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा, इंटीरियर मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा कि जिस तरीके से इन्होंने दिन रात बल्कि ना सिर्फ के पूरी दुनिया में अमन कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया, लेकिन पाकिस्तान का नाम भी जिस तरीके से रोशन करने में जो है अहम किरदार अदा किया वो सब जो है मुबारकबाद के मुस्तहक है। आज एक और अफसोसनाक वाक़या उसकी भी मैं जिक्र करूँगा कि हमारे रुकन सिंध असम्बली सिटिंग नईम अहमद खरल साहब उनका रज़ा इलाही से इंतकाल हो गया है। तो उसके इंतकाल पे भी हम सब जो हमारे नहायत ही करीबी साथी थे, मुश्किल वक्त में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होने वाले थे, हर मुश्किल वक्त में उन्होंने मुखालफों को बहुत इबरतनाक शिकस्त दी है। तो उनका आज इंतकाल हुआ है। तो असम्बली आज जल्दी जो है वो ख़त्म भी होगी और वो स्पीकर साहब अनाउंस करेंगे टाइमिंग, लेकिन जल्दी हम सेशन को ख़त्म करेंगे क्योंकि रवायत यह है कि जी जैसे ही किसी अगर सिटिंग मेंबर की डेथ होती है तो फिर असम्बली जो है वो कॉल ऑफ की जाती है। तो आज वो भी होगी। तो मैं समझता हूँ कि ये आज नहायत अहम दिन है और इसमें हम उनकी जो पीपल्स पार्टी के लिए जदोजहद है और एक अच्छे जमहूरी वर्कर थे, उनके लिए हमारे सिटिंग MP थे, तो उनके लिए हम दुआगो हैं और मग़फ़िरत की दुआ भी मांगते हैं। अच्छा शर्जील साहब, यहाँ पे बजट पेश हो रहा था और आप नज़र नहीं आ रहे थे, तो आपके पीठ पीछे बहुत सारी बातें हो रही थी। आप कहाँ गायब थे? कौन सी क़यादत ने आपको कोई जिम्मेदारी दी थी, उसकी वजह से गायब थे या कोई किसी और काम में मसरूफ़ थे आप? देखिए जी, कौन सी क़यादत नहीं, मेरी एक ही क़यादत है। हाँ, लोगों की कौन सी क़यादतें होती होंगी, मेरी एक ही क़यादत है। मेरी लीडरशिप अगर कोई मुझे कोई काम असाइनमेंट देती है तो मैं उसमें होता हूँ। तो मैं वहीं पे था और मेरी लीडरशिप को पता था मैं कहाँ पे हूँ और काफ़ी लोगों को पता था, शायद आपको पता नहीं था। अच्छा शर्जील साहब, अपोजिशन ने सख्त एहतजाज किया पहले दिन, बड़ा खामोश और मुकाव वाला एहतजाज लग रहा था। उन्होंने कहा सिर्फ शहरी इलाकों को नज़रअंदाज किया है आप लोगों ने, तो ऐसा क्यों किया? देखिए हमीद साहब, अपोजिशन जो है, एक तो मैं अपोजिशन मानता नहीं हूँ और दूसरा इस अपोजिशन का जो इस वक्त हाल है वो आप भी देख रहे हैं, वो आपस में ही जो है गुत्थम गुत्था है, आपस में ही वो है। हम उनके लिए दुआ गो हैं। हम चाहते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस चले। मैं ज़ाती तौर पर कहता हूँ, मैं कहता हूँ हेल्दी अपोजिशन होनी चाहिए, आप पे तनकीद करने वाले होने चाहिए। हम डिक्टेटर नहीं हैं, हमारा वो माइंड सेट नहीं कि हम पे कोई तनकीद ना करे। ठीक है, अगर अपोजिशन तनकीद करती है अच्छी बात है, अगर हमारी कोई तो हमें हमारी गलतियाँ भी कोताहियाँ भी हमें पता है, तो अपोजिशन ने तनकीद की है, अच्छी बात है, ऑप्शन करती रहे। लेकिन जो उनकी वो बात है वो गलत है। वो बजट स्पीच में आप सुनेंगे कि हम बताएंगे कि हमने हर इलाके की सिंध के लिए क्या किया है और अगर सिंध में सबसे ज़्यादा अगर कहीं खर्चा हो रहा है और सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का ख्याल किया जा रहा है तो वो शहर कराची है। शहर कराची में जितना जो है शहर कराची के लिए हम काम कर रहे हैं, उतना जो है मैं समझता हूँ कि हमने बाकी इलाकों के लिए शायद अभी उतना ना किया हो, लेकिन हमें सिंध का एक एक इंच जो है हमारे ऊपर हमारा फ़र्ज है और हम इसको करते रहेंगे। अभी ये चंद दिनों में ज़मीर अब्बासी और PRT और ये तमाम इशू आए, हालांकि मुझे मतलब ये फील हो रहा है कि क्या वजह है कि सिर्फ आपकी वजारत को टारगेट बनाया जा रहा है, क्योंकि गंदम स्कैंडल इससे ज़्यादा अरबों रुपये का था। इसके अलावा एक वज़ीर सईद मेमन कहते हैं कि मेरी वजारत में 20 अरब रुपये, वो कोई भी चीज़ उसको हाईलाइट नहीं, लेकिन ये जो BRT है ख़ास तौर पर टारगेट हो रही है, तो ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सियासी तौर पर आपको कम करने के लिए कुछ है या क्या है? अच्छा खैर, मैं आपको बताऊं, ऐसा कतई नहीं है। जहाँ तक आपने येलो लाइन की बात की, आपको मैं इल्म में दे दूं कि जो ऑफिसर था उसने एडवांस पेमेंट्स की थी। ठीक है, एडवांस पेमेंट का केस है ये कि उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को एडवांस पेमेंटें की जो कि उन्होंने नहीं करनी चाहिए थी। हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होता है, ख़ासतौर पर इंटरनेशनल फंडिंग का है, तो हमारा एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसमें उनको बिल्कुल कतई तौर पे एक लिखा होता है कि आपने किस कंडीशन में पेमेंट करनी, वो भी एडवांस पेमेंट आप नहीं कर सकते। पेमेंट के लिए IPC होती है, जब आप काम करता है कॉन्ट्रैक्टर उसने IPC देनी है, फिर उसके बाद उस IPC के बाद आपके कंसल्टेंट ने वो वेरीफाई करनी है, वेरिफिकेशन के बाद आप पेमेंट कर सकते हो। इन्होंने एडवांस पेमेंट की
और उन्होंने किसी अपने और अथॉरिटी में उनकी थी, लेकिन वो मैं समझता ये मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी का केस है, ये जो है ये मिस अप्रोप्रिएशन का केस है। तो जब हमें पता चला तो सबसे पहले चीफ मिनिस्टर को और चीफ सेक्रेटरी को मैंने बजाते खुद बताया मीटिंग में कि जी ये एक है हमारे ऑफिसर जो कभी नहीं है। उनके जाने के बाद हमें पता चला कि उन्होंने एडवांस पेमेंट्स किए हैं। फिर हमने हमारे महकमे के हमने सेक्रेटरी को बोला असद जामिन साहब को कि आप राइटिंग में लेटर लिखें चीफ सेक्रेटरी को। ये कंप्लेंट हमने राइटिंग में की, ये तो अभी एक्शन तो अब हुआ है, हमने ये मार्च में ही राइटिंग में कंप्लेंट्स की हुई हैं सारी चीज़ हमारे पास, और राइटिंग में लेटर हमने लिखा हुआ है। तो ये इसके कंप्लेंटेंट हम खुद हैं। तो ये कहना कि जी कोई और कर रहा है, तो उसके कंप्लेंटेंट भी हम खुद थे। हमने कहा कि जी ये मिस अप्रोप्रिएशन का केस है और ये एडवांस पेमेंट का केस है। और एडवांस पेमेंट अगर और भी किसी महकमे में अगर हुई है, आप बता रहे हैं, तो उस पर भी एक्शन होना चाहिए और होगा। अगर किसी और महकमे ने एडवांस पेमेंटें की हैं इस तरीके से, तो जो एक्शन यहाँ हुआ है एग्जैक्टली वही एक्शन वहाँ हम करवाएंगे। जो BRT रेड लाइन है, अब उसकी मिस लेन तो किसी हद तक खेत में आ गई है। जुलाई तक आपने बताया था कि वो लोगों के लिए खुल जाएगी, आसानी हो जाएगी, लेकिन असल BRT का ट्रैक है वो तो मामला सब्सिड्यूस है। वो उस पर काम कब शुरू होगा? वो सब्सिड्यूस नहीं है, उसकी तो आप मुझे डिटेल बता मैं बता दूँ। कब शुरू होगा, कब देखें जी, अच्छा देखिए दो चीज़ें थी ना जी। हमारे दो कंपोनेंट थे, एक लॉट 1 एक लॉट 2। लॉट 1 जो था जहाँ पे भी प्रॉब्लम हुआ है और इसको जो मिक्स ट्रैफिक लाइन है वो खोली जा रही है। जो हमारा दूसरा लॉट था उसमें जो आपका जिना एवेन्यू है कम्प्लीटली रेडी है, तैयार है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे बस चलनी है वो भी तैयार है। जो बाकी नुमाइश तक जो है सॉरी ये जो ब्रिज आपकी नीपा तक जो है वो भी आपका हम अगस्त तक वो भी रेडी करवा देंगे। कुछ कंपोनेंट जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर है जिसका हमने टर्मिनेट किया है उसके 2-3 कंपोनेंट रहते हैं, उसको टेंडर के लिए हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को भेज दिया है कि जी हमें उसको दोबारा करने के लिए, हाँ रीटेंडर के लिए। बाकी जो मिक्स ट्रैफिक है उसको हमने एक्सक्लूड करके G2G कर दिया एशियन डेवलपमेंट बैंक से परमिशन लेके FW को। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत स्पीड में काम हो रहा है। तो जो लोगों की परेशानी का काम है वो दूर है। इसमें देखें रेड लाइन में सिर्फ ये इशूज़ नहीं थे, रेड लाइन में बहुत सारे इशूज़ थे। रेड लाइन में हमें NOCs के इशूज़ थे, हमारे जो यूटिलिटी थी उसको जो रीलोकेशन उसके इशूज़ थे, हमें के इलेक्ट्रिक से प्रॉब्लम हुआ, हमें सुई गैस से आज तक प्रॉब्लम हो रहा है, हमें जो है वहाँ पे सिविल एविएशन ने हमें जो NOCs रोकी हुई थी काफ़ी अर्से तक। तो बहुत सारे कंपोनेंट थे। मैं वही कहता हूँ कि किसी भी रिमोट एरिया में काम करना आसान होता है, बीच शहर में इतने थिकली पॉपुलेटेड एरिया में काम करना बहुत मुश्किल काम होता है। मतलब लोग तकरीर करने के लिए, तनकीद करने के लिए ठीक है, लेकिन मैं ये बात बता दूँ कि इसके ऊपर मुकम्मल उसका ऑडिट हो, हर आदमी इसका ऑडिट करे, लोगों का भी ऑडिट हो कि किसने क्या रोल प्ले किया इस BRT को कंटिन्यू करने में या कंप्लीट करने में। हर आदमी का ऑडिट होगा, हर आदमी का क्या क्या रोल रहा है, तो सारी बात सामने हो जाएगी कि कहाँ पे कोताही थी, किस किस इदारे की कोताही थी, कौन से फेडरल गवर्नमेंट के इदारे की कोताही थी, कौन से सूबाई इदारे की कोताही थी। और मैं कहता हूँ कि कोई बहुत बड़ा कमीशन बना लें, बहुत बड़ा इंडिपेंडेंट कमीशन बना दें और पूरे कमीशन को सारी चीज़ें बिल्कुल एक फ्री एंड फेयर करे और फिर बताए, रिपोर्ट दे कमीशन बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, उसका गवर्नमेंट का कोई आदमी शामिल ना हो, भले जर्नलिस्ट भी आ जाए, कोई भी आ जाए, और फिर वो आपकी रिपोर्ट दे दे कि जी कहाँ पे क्या किसी कोताही थी। बाकी जहाँ पे नेक नीति से जितना उसको स्पीड कर सकते थे हमने किया। हमने कहा 9 महीने जो केयर टेकर की तो उसमें एक ईंट नहीं रखी, तब सब खामोश ने, किसी ने नहीं देखा, रोड खुदा होता 9 महीने तो कोई एक्टिविटी नहीं हुई, ना अपोजिशन बोल रही थी ना कोई और बोल रहा था। तो इस तरह के इशूज़ हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नेक नीति और अभी प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला अच्छा साहब ये बताइएगा बजट आई है उसमें उन्होंने ज़्यादातर मुद्दे जो है वो पंजाब के रखे हैं, तो सिंध के लिए 2-3 मुश्किल के अलावा यानी 80% बजट वो एक ही सूबे में खर्च कर रहे हैं और 40% को पैसे भी ले रहे हैं। इसका आप क्या? ये कौन सी नई बात है भाई, ये हमें अब ये रहा है कि आप देखें कि जो मोटरवेज पे हमें होती है कि सूबाई रोड हमारे बहुत अच्छे बने हुए हैं, फेडरल जो रोड है हमारे वो अच्छे नहीं बने हुए। जो फेडरल रोड हमारे अच्छे नहीं बने हुए, जो कि फेडरल गवर्नमेंट के हमारे सूबे में रोड हैं, तो वो सारा किसने बनाने हैं, वो आपने बनाने आपकी फेडरल गवर्नमेंट ने। फेडरल गवर्नमेंट ने हमेशा जो है सूबा सिंध को जो है वो इग्नोर किया, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। आपके अगर पंजाब के एक एक शहर से 3 मोटरवेज जा रहे हैं, तो सिंध के जो मेन और ये रोड, ये मोटरवे में हमको क्या क्या थके, ये सिर्फ ये सिंध की मोटरवे नहीं, पाकिस्तान की मोटरवे है। आप M9 से शुरू करें सखर तक, ये पूरे पाकिस्तान की मोटरवे, पूरे पाकिस्तान का गेटवे कि पूरे जगह बना लो जहाँ पे आपका बॉटल लेके उसको आप छोड़ दो। तो ये फेडरल गवर्नमेंट की नाअहली कोताही और मैं कह सकता हूँ कभी कभी कि बदनीयती भी रही है हमेशा, लेकिन इंशाल्लाह ताला
इस पर अभी हमें अश्योरेंस मिली है कि इस बार पैसे रखे जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला हम वी आर होपफुल कि कोई बेहतर रिजल्ट आएगी। अच्छा शर्जील साहब ये बताइएगा, ई चालान के खिलाफ ट्रांसपोर्टर्स की जो हड़ताल चल रही है, तो ये कब तक ये सिलसिला इसी तरह जारी? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि जहाँ पे जायज़ चीज़ होती है हम कहते हैं जायज़, जब नाजायज़ होती है नाजायज़ है। किसी को भी मतलब आप एतराज़ किस चीज़ पे कर रहे हो? आप एतराज़ इस चीज़ पे नहीं कर रहे हो कि मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं शराफत से अपनी गाड़ी चलाऊँगा, मैं कोई वायलेशन नहीं करूँ। आप कह रहे हो कि यार अगर मुझे जो है वो वायलेशन करनी है, मुझे कानून तोड़ना है, मुझे कानून की परवाह नहीं है और आपने जुर्माने बड़े किए, वो जुर्माने कम करो, तो इसकी कोई लॉजिक नहीं बनती। मैं हमेशा बड़े मौजूद ट्रांसपोर्टर हजरात उनको मैंने 10 दफ़ा कहा, मैंने कहा जी आपकी डिमांड गलत है। डिमांड आपकी इसलिए गलत है कि आप वायलेशन करो ही नहीं तो आपको 1 रुपया भी चालान ना हो। हम तो कहते हैं जी हमने बड़े हैवी चालान किए हैं, ठीक है, हम मानते हैं हमने हैवी चालान किए, और हम कहते हैं कि जी अल्लाह करे 1 रुपया भी उसमें जमा ना हो महीने में पूरे में। अगर आप वायलेशन नहीं करोगे नहीं आपको भरना पड़ेगा, लेकिन आप कहते हैं मुझे वायलेशन भी करनी है और फिर मुझे पैसे भी भरने, तो वो फिर बात मुनासिब नहीं है। अच्छा सर, मैंने